हे गाइस, स्वागत है आपका गायत्री विद्या मंदिर सांचौर के यूट्यूब चैनल पे। मैं प्रदीप सिंह सॉलिड स्टेट चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर आज आपको पढ़ाऊंगा। लास्ट क्लास तक मैं पढ़ा रहा था आपको कोऑर्डिनेशन नंबर, और उसमें मैंने एससीसी बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बता दिया था। आज हम बात करने वाले हैं एफसीसी के कोऑर्डिनेशन नंबर पर। देखिए, मैं उससे पहले एक बात बता देता हूँ आपको। जो भी नोट्स हैं वो मैंने आपको पीडीएफ में दे रखे हैं अपने टेलीग्राम चैनल में। आप मेरे लिंक पे जाइए, उस लिंक को टैप कीजिए, वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डेली दे देता हूँ आपको, आज भी दूंगा। ठीक है। साथ में मैं एक और बात बताने वाला हूँ। जो अब टॉपिक आने वाले हैं वो थोड़ा सा 3D में है और उसमें इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा लगती है, तो बिना इमेजिन के आप नहीं पहचान पाओगे ये हो क्या रहा है। तो अगर आपको थोड़ा भी दिक्कत आती है समझने में कोई लेक्चर को, तो आप मुझे कमेंट कर लेना मेरी ईमेल आईडी में कि सर ये टॉपिक थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, आप मेरे को दोबारा समझा दीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको स्पेशल एक वीडियो बना करके उसको समझा दूंगा। ठीक है। दूसरी बात है कि आज जो भी टॉपिक मैं आज पढ़ाऊंगा ये ऐसे टॉपिक हैं जिनमें नोट्स बहुत कम बनते हैं लेकिन समझाने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है। तो एक बार अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो बाद में दिक्कत कम आती है सॉलिड स्टेट को पढ़ने में। पढ़ना ज़्यादा नहीं पड़ता है, बस एक बार इसको देख करके वैसे टॉपिक क्या हो जाते हैं, सारे के सारे क्लियर हो जाते हैं। इसीलिए जो भी चैप्टर जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें थोड़ा सा इमेजिनेशन अपनी बढ़ा दीजिए। ठीक है। और अगर थोड़ा एक बार में समझ नहीं आता है तो रिवर्स कीजिए, 2 बार रिवर्स कीजिए, 3 बार रिवर्स कीजिए, 2-3 बार अगर आप वीडियो देखोगे तो वो समझ में आ जाएगा आपको कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को जोड़ा जा रहा है। ठीक है। एफसीसी की बात करते हैं। एफसीसी क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। एफसीसी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें अवयवी कण कहाँ पाए जाते हैं, कोनों के अतिरिक्त फलक के सभी फलकों के केंद्र पर भी पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ से एक एफसीसी बना देता हूँ पहले। एफसीसी में अवयवी कण कहाँ होता है, कोनों पर होते हैं। तो ये रहा आपका एक कोना, ये रहा दूसरा कोना, ये रहा तीसरा कोना, ये रहा चौथा कोना, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां और ये आठवां। उसके अतिरिक्त सभी फलकों के केंद्र पर देखो 4 फलक पहचानने बड़े इजी होते हैं इस चैप्टर में। 1 2 3 4, यानी कि एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला, एक लेफ्ट साइड राइट साइड, ये हो गए 2। और 2 जो फेस होते हैं जिनको हम फ्रंट और बैक कहते हैं, उसमें थोड़ा दिक्कत आती है फर्स्ट टाइम में। जब आप पढ़ रहे होते हैं समझ में नहीं आता है कि क्या फ्रंट है क्या बैक है। तो आप देखो जो फ्रंट वाले 4 पार्टिकल है ना, उनसे एक स्क्वायर बन रहा है ऐसे करके, है कि नहीं है। बस इस स्क्वायर का आप सेंटर पॉइंट ढूंढ लो कहीं पे। जैसे इस स्क्वायर का मैं सेंटर पॉइंट ढूंढूं तो यहाँ कहीं पे मिल रहा है मेरे को, तो ये आपका फ्रंट फेस हो गया। बैक फेस बनाने के लिए बैक वाला जो स्क्वायर है ना आपके पास, ये वाला, इसको देखो और इसका सेंटर यहाँ कहीं मिल रहा है, तो ये ऐसे बन गया। तो इस प्रकार के जो यूनिट सेल होती है इसको हम एफसीसी कहते हैं। अब एफसीसी तो मैंने वैसे भी पहले बता चुका हूं, लेकिन इसमें जो मेजर चीज है वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हम कैसे काउंट करते हैं। देखो, आप किसी का भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगर आपको किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का अगर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करना है, तो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्ञात करने के लिए आपको सबसे पहले वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पकड़ना चाहिए जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना ज़्यादा इजी होता है। ज़्यादा इजी जो होता है वो फेस के सेंटर को निकालना होता है। और वो कौन से फेस के सेंटर है, ये वाले। देखिए, फ्रंट और बैक वाला तो समझाना थोड़ा दिक्कत पड़ती है, पीछे की ओर बनाना पड़ता है। फ्रंट में आगे की ओर बनाना पड़ता है कोई, तो वो थोड़ा दिक्कत करेगा। इधर इधर ऊपर नीचे बनाओगे तो आपको इजीली वे में समझ में आ जाएगा। हालांकि मैं आपको सबको बना के दिखा दूंगा, फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि स्टार्ट जब भी आप करो, बिगिनर हो पहली बार आप क्लास ले रहे हो, तो ऊपर वाले या नीचे वाले से आप स्टार्ट किया करो तो ज़्यादा समझ में आ रहा है, या लेफ्ट और राइट वाले से। ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि मुझे इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का क्या करना है, कोऑर्डिनेशन नंबर बनाना है, तो जब भी आपको मिले तो सबसे ईजी यही होता है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला। ईजी तो सभी है, एक बार समझ में आ गया तो सबको निकाल लोगे, लेकिन सबसे ईजी ये दोनों ही पड़ते हैं क्योंकि एकदम फटाफट फटाफट निकल के आता है। कैसे निकल के आते हैं मैं बताता हूँ। देखो, जब भी आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालो तो कुछ बातें आपको पहले ही पता होनी चाहिए। वो ये है कि इनके कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं करते हैं। यानी कि मैं कहूँ कि ये जो चारों के चारों पार्टिकल जो यहाँ पे हैं किसी भी फेस के, 1 2 3 4, या ये वाले चारों ले लो, या ये नीचे वाले चारों ले लो, या ये वाले चारों ले लो, या पीछे वाले ले लो, या आगे वाले, कोई से भी 4 पार्टिकल हैं जो कॉर्नर पर होते हैं वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है। अब क्या होता है, जब ये चारों के चारों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं
तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर किसके बेस पर निकल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ फेस सेंटर, कि फेस सेंटर का जो ये जो फेस के सेंटर पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल रखा हुआ है ना, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन चारों के चारों को टच करता है ऐसे। समझ में आ रही बात? अब यहां पर क्या है कि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो फेस के सेंटर पर है इन चारों को टच कर रहा है, तो यहां से एक बात तो समझ में आ गई, इस वाले के द्वारा इन चारों को क्या किया जा रहा है? टच किया जा रहा है। इसका मतलब है कि इसके द्वारा भी इन चारों को टच किया जा रहा है। तो मैं कहूं क्या इस फेस के सेंटर में रखे हुए पार्टिकल और इस फेस के सेंटर में रखे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा कोई कॉमन पार्टिकल है कॉर्नर वाले जो टच किए जा रहे हैं? तो बिल्कुल है। ये दोनों के दोनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन दोनों के द्वारा टच किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे? ठीक है, इसकी तो बात मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं, बस मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि कैसे कैसे आपको टच कराना है। अब सबसे बड़ी बात क्या है, दिक्कत कहां पे आती पता है? हम इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को बस एक सर्कल मान लेते हैं, इमेजिनेशन में इसको हम सर्किल मान लेते हैं, जिसकी वजह से आप पता ही नहीं चल पाता आपको कि इनके द्वारा कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आ रहा है। इसको सर्किल नहीं मानना, इसको एक गेंद को इमेजिन करो कि एक गेंद जो होती है, अगर मैं उसे किसी फेस पर रखूं तो वो गेंद कैसी रहेगी? आप सोचो, ये एक गेंद होती और ये एक फेस है, तो ये कैसे होती? गेंद के बीच में से फेस इस गेंद को क्या कर रहा होता? बाइसेक्ट कर रहा होता। मतलब ये है कि ये गेंद है और इस गेंद में से जो ये फेस गया है ये कुछ इस प्रकार से गया होगा। समझ रहे हो बात को? यानी कि ये फेस क्या कर रहा होगा? इस गेंद को दो बराबर बराबर भागों में काट रहा होगा। हम यूं कह सकते हैं कि एक भाग जैसे कि ये ऊपर वाला बन गया ऐसे, और एक भाग ये नीचे वाला बन गया। यानी कि कटने के बाद क्या होगा? ये ऊपर वाला भाग है और ये नीचे वाला भाग है। अब ये मत सोचना कि गेंद काट रहे, मतलब एक समझा रहा हूं कि गेंद जो होगी वो कुछ इस प्रकार से होगी कि फेस उसके बीच में से होगा, यानी कि उसका ऊपर का हिस्सा आधा ऐसा होगा और नीचे का हिस्सा आधा ऐसा होगा। तो मैं कह सकता हूं इस यूनिट सेल में जो ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसके ऊपर की ओर ऐसा हिस्सा होगा और नीचे अंदर की ओर भी ऐसा हिस्सा होगा, यानी कि ये गेंद का आधा भाग नीचे होगा। अब क्लियर हुआ? ठीक है, तो चार को तो टच किए हुए, इसका आधा भाग नीचे आधा भाग ऊपर है। अब आप सोच रहे हो सर ये बताने की क्या जरूरत थी? यही बताने की तो जरूरत थी, तभी तो आपको समझ में आएगा अब होने वाला क्या है। अगर इसके साथ ये कंडीशन है तो इसके साथ भी तो वही कंडीशन होगी ना। इस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का आधा जो भाग है वो बाहर की ओर होगा, आधा भाग अंदर की ओर होगा। होगा कि नहीं होगा? यानी कि इस फेस के सेंटर पे रखे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का आधा भाग और इसके आधे भाग के द्वारा एक दूसरे को क्या किया जाएगा? टच किया जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसको भी क्या कर रहा है? टच कर रहा है। अगर इसके साथ ये कंडीशन आ रही तो इसके साथ भी आ रही होगी। इसका आधा भाग बाहर की ओर होगा, आधा भाग अंदर की ओर होगा, और इसका आधा भाग अंदर की ओर है। ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? टच कर रहे होंगे। तो ये भी रहा आपका टच कर दिया। यही फ्रंट फेस के साथ हो रहा। फ्रंट फेस पर रखे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का आधा भाग अंदर की ओर, आधा भाग बाहर की ओर होगा। तो अंदर वाला भाग इसको क्या कर रहा होगा? इसके अंदर वाले भाग को टच कर रहा होगा। वैसे पीछे वाले फेस पर रखे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का आधा भाग अंदर की ओर और आधा भाग पीछे बाहर की ओर होगा। तो अंदर वाला आधा भाग इसके आधे भाग को क्या कर रहा होगा? टच कर रहा होगा। यहां तक समझ में आ गई? अब क्या बोल रहा था मैंने आपको पहले ही बताया, जो जो यूनिट सेल होती है वो लैटिक्स में ही होती हैं, अलग से कोई यूनिट सेल नहीं होती है। तो अगर मैं क्रिस्टल लैटिक्स बनाऊं तो देखो इसके फ्रंट में भी एक लैटिस होगी, सॉरी यूनिट सेल होगी, इसके इधर भी होगी, पीछे भी होगी, यहां भी होगी। होगी कि नहीं होगी? तो मैं कहूं ऊपर भी होगी, नीचे भी होगी। तो मैं कहूं अगर यहां कोई यूनिट सेल है तो ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या इसको टच करने वाला है? तो नहीं करने वाला। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक फेस पर रखे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के द्वारा दो यूनिट सेल में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया जाता है। अगर मैं इसकी बात करता और यहाँ यूनिट सेल बनाता तो हम कह सकते थे इसका आधा भाग इस वाली यूनिट सेल में, आधा भाग इस वाली यूनिट सेल में। फ्रंट में बनाता तो फ्रंट वाले को कह सकते थे इसका आधा भाग इस वाली में, नीचे बनाता तो नीचे वाले का होता। लेकिन इसका आधा भाग किस यूनिट सेल में पार्टिसिपेट कर रहा होगा? ऊपर वाली में कर रहा होगा ना, और तो इधर उधर तो नहीं कर सकता है। तो मैं इसके ऊपर अगर एक यूनिट सेल और बना दूं, क्योंकि मैं इसका ही क्या कर रहा हूं इस समय? कंसिडर कर रहा हूं, इसका ही तो काउंट कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन नंबर। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर काउंट कर रहा हूं तो इसी के बारे में ही बता रहा हूं। अगर इसका करूंगा तो इसके बारे में बताऊंगा, वो अभी बता दूंगा आपको। अब देखो ये ऊपर की ओर एक यूनिट सेल गई आपकी,
ठीक है, क्योंकि ये एफसीसी है तो कॉर्नर पर तो अवयवीकरण होंगे ही। तो देखो इसके 4 कॉर्नर तो नीचे वाले के 4 कॉर्नर कॉमन हो गए कि नहीं हो गए, और ऊपर वाला कॉर्नर तो इसका अलग है। तो 4 पार्टिकल मैंने यहाँ रख दिए। इसके साथ साथ एक पार्टिकल ऊपर वाले फेस में, एक नीचे वाले फेस में पहले से ही है, क्योंकि नीचे वाली यूनिट सेल का जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है ऊपर के फेस का, वो ऊपर वाली के नीचे का फेस का हो जाएगा। एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ होगा, एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल यहाँ होगा, एक होगा आपके फ्रंट में, एक होगा आपके बैक में। यहां तक बात समझ में आई है? यही तो बनता है एफसीसी। अब मैंने क्या कहा था कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का आधा भाग नीचे होता है, तो आधा भाग ये वाला ऊपर भी तो होगा कि नहीं होगा? जब इसका भाग आधा ऊपर होगा तो इस कॉन्स्टिट्यूएंट का आधा भाग अंदर होगा और आधा भाग बाहर होगा। तो इसका जो अंदर की ओर का आधा भाग होगा और इसका जो अंदर की ओर का आधा भाग होगा, वो एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? टच कर रहे होंगे। वैसे इसका भी आधा भाग अंदर की ओर होगा तो ये भी टच कर रहा होगा, इसका आधा भाग अंदर की ओर होगा, ये भी टच कर रहा होगा, पीछे वाले का भी अंदर की ओर होगा, ये भी टच कर रहा होगा। तो टोटल अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 ये रहे, 4 ये आपके कॉर्नर पे रहे और 4 ये फेस के सेंटर पर रहे। तो टोटल आपके कितना कोऑर्डिनेशन नंबर बन गया एफसीसी का? 12। इजी है ना? अब इसका निकाल सकते हो? निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। इसमें होगा क्या? ये इन चारों को टच करेगा, 4 तो ये बन गए। अब 4 इनको टच करेगा, 1 2 3 4, 4 और 4 8 हो जाएंगे, और 4 इधर भी तो आएंगे ऊपर, 12। इसका करोगे तो 4 तो ये कॉर्नर को टच कर रहा है और 4 ये अंदर वालों को टच कर रहा है, किसके? फेस के सेंटर वालों को, और 4 इधर जो यूनिट सेल बनेगी उसके फेस के सेंटर को। तो ऐसे ऐसे करके इसका गिनोगे तो 1 2 3 4, और 4 ये इन ऊपर वालों को टच करेगा और 4 नीचे वालों को टच करेगा। सबका निकल के आ रहा 12। दिक्कत कहां पे आती है पता है? कॉर्नर पे। वैसे दिक्कत कुछ नहीं आती है, अगर आपका इमेजिनेशन अच्छा है तो आप समझ जाओगे। देखो मैं यहीं से समझा देता हूँ, इजीली वे में आप समझ जाओगे। इस कॉर्नर पर रखे हुए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं कहूं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल के बताओ तो कैसे निकालोगे? देखो ना, ये जो कॉर्नर पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, ये ऊपर वाली यूनिट सेल का भी भाग है कि नहीं है? तो ये फेस के सेंटर पर रखा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन चारों को टच करता है कि नहीं करता है? यानी कि जब ये इन चारों को टच करेगा तो ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके टच में आ गया, एक हुआ। इसके टच में भी तो आएगा, क्योंकि इसके 4 कॉर्नर यही तो हैं भाई। इस फेस के 4 कॉर्नर ये हैं और इस फेस के सेंटर पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो इसको टच करेगा। तो एक इससे टच हुआ, एक इससे टच हुआ, कितना हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर 2। एक इससे भी टच हो रखा है, 3। तो 2 यूनिट सेल में अगर ये कितनों को टच कर रहा है? 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को टच कर रहा है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक कॉर्नर पर रखा हुआ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो 8 यूनिट सेल में डिवाइड होता है। तो अगर मैं ऐसी 8 यूनिट सेल बनाऊं तो 2 में 3 है तो 8 में 12, 2 में 3, 4 में 6, 6 में 8। समझ में आ रही बात? 2 में 3, सॉरी 2 में 3 होंगे, 4 में कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, और 6 यूनिट सेल अगर जोड़ दूंगा तो ये कितने से टच हो जाएगा? 9 से। और अगर मैं 8 को कराऊंगा तो किससे टच हो जाएगा? 12 से। तो आप आराम से इसको समझ गए हो ना? समझ रहे हो ना? ये है, एक इससे टच है, एक इससे टच है, एक इससे टच है, 3 से टच है, यूनिट सेल 2 है। ऐसी 8 यूनिट सेल बनाओगे तो अगर 2 यूनिट सेल में ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को टच कर रहा है तो 8 में कितनों को टच करेगा? 12 को तो टच करेगा ना। समझ रहे हो बात को? ठीक है, 2 में 3 तो 8 में 12, क्योंकि 2 में 3 है तो 4 में 6 हो जाएंगे, और 4 में 6 है तो 8 में 12 हो जाएंगे। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बन के आ गया आपका 12। अब देखो, ये तो हो गया आपका एफसीसी। ठीक है, तो एफसीसी में प्रत्येक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12 होता है। मैंने पहले कहा 3D में इमेजिन करना जरूरी है और टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये टाइम लगता है। इसमें नोट्स कोई नहीं है, लेकिन जब तक ये समझ में नहीं आएगा, आगे आपको निविड संकुलन समझाऊंगा तो पता ही नहीं चलेगा क्या पढ़ा रहे हैं सर। समझ में आ रही बात? तो ये समझाने वाले टॉपिक है, इनमें नोट्स वाला कोई चीज नहीं है, बस कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद होना चाहिए 12। वैसे भी मैं इनको बना चुका हूँ नोट्स में, आप इनको बना करके इस कोऑर्डिनेशन नंबर को लिख लेना। अब दूसरी बात करता हूं एचसीपी की। देखो, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसको हम कहते हैं षटकोणीय निविड संकुलित संरचना, वो आपको मैंने अब तक नहीं बताई है। वो बनती कैसे है उसके बारे में मैं आगे आपको डिस्कस करूंगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर में पढ़ा रहा था तो एचसीपी का भी बना करके मैं आपको बता देता हूं। तो यहां पर इसके फॉर्मेशन से ज्यादा हमें इसके कोऑर्डिनेशन नंबर पर क्या करना है? फोकस करना है। ठीक है,
देखो जो HCP होता है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं यहाँ 6 के 6 पे तो होते ही हैं, साथ साथ एक सेंटर पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाता है। उसी प्रकार 6 यहाँ तो होंगे और एक सेंटर पर भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पाया जाता है। अब मैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालने कहूँ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। देखो इसका निकाल के बता देता हूँ मैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है इससे भी टच होता है, इससे भी अटैच 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 होता है। तो यहां तक तो निकल के आ गए आपके 6, 1 2 3 4 5 6। इसके साथ साथ ये वाला कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन नीचे वाले 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के साथ भी क्या होता है, अटैच्ड होता है डायरेक्टली। तो अब 3 ये और 6 ये कितने हो गए 9। तो मैंने कहा एक यूनिट सेल अकेले तो रहती नहीं है, इसके ऊपर भी तो एक यूनिट सेल और बनेगी, और अगर ऊपर यूनिट सेल बनेगी तो ये निचला फेस हो जाएगा और ये बीच वाला होगा कि नहीं होगा। ये निचली लेयर है तो ये बीच वाली लेयर बन जाएगी, यानी कि यहाँ फिर से ये 3 के 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आ जाएंगे और ये तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इसके द्वारा क्या होते हैं, टच्ड होते हैं। तो अब बताओ 3 नीचे 3 ऊपर और 6 बीच में, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना आ गया, 12 आ गया। अच्छा एक चीज बताओ आपको, यहाँ पे ये 3 जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल और इसके ऊपर जो एक चौथा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, इसके बीच की जो वॉइड्स होते हैं ना, जो रिक्तिका होती है, इसको हम TD टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहते हैं। ये चतुष्फल की रिक्तिका है। मैंने कहा था ना आपको रिक्तिकाएं आएंगी, तो अभी आई नहीं है, आएंगी आगे और अच्छे समझाऊंगा, लेकिन बन गई तो मैंने बता दिया आपको कि अगर HCP में आपसे पूछे कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स कहाँ बनती है, तो यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड्स बनती है। देखो बन चुकी है, कैसे बनी है आप खुद देख लो। भाई 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नीचे हैं, इनको आप एज इट इज लिख दो, और इन तीनों से एक ट्रायंगल बन जाएगा आपका, और इनके ऊपर एक चौथा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो इन तीनों के साथ क्या है, टच है। तो ये बन गया आपका टेट्राहेड्रल। कैसे बना देखो, एक फेस तो ये रहा इसका, दूसरा फेस ये है, ये वाला, ये वाला, ये वाला है कि नहीं। तीसरा फेस कौन सा है, तीसरा फेस ये और ये, और चौथा फेस कौन सा है, पीछे वाला, बैक साइड वाला, पूरा बैक साइड वाला। बना के देख लो 4 फेस आए कि नहीं आए, चतुष्फल क्या। ऐसे ऑक्टाहेड्रल भी बनती है, यहाँ ऑक्टाहेड्रल भी बनती है, टेट्राहेड्रल भी बनती है। उनके बारे में तो मैं आपको आगे आता रहेगा, आगे बताऊंगा उन चीज के बारे में। अब तक जो मैं समझा रहा था वो मैंने आपको समझा दिया कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 है, इसका भी 12 है, दोनों का सेम कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो हमेशा एक बात याद रखना था, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो संकलन क्षमता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये समझ लो एक वे में मतलब कि जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, संकुलन क्षमता उस यूनिट सेल की उतनी ही ज्यादा होगी। समझ में आ रही बात। और उतनी ही उसमें क्या होंगी, वॉइड्स कम होंगी। संकुलन क्षमता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वॉइड्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। भाई सीधी सी बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चीज है, कोऑर्डिनेशन नंबर एक ऐसा वर्ड मैंने यहाँ पे क्रिएट किया कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डायरेक्टली कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से डायरेक्टली अटैच्ड है। यही तो कहा मैंने। कोई भी अवयवी कण जितने अवयवी कणों से प्रत्यक्ष रूप से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से, जितने ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से जुड़ा होगा, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर उतना ज्यादा होगा। मतलब उतना ही ज्यादा तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद भी होंगे वहां पे, और जितने ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मौजूद होंगे, संकुलन क्षमता उतनी ज्यादा होगी और रिक्तिकाएं उतनी कम होंगी। भाई एक पार्टिकल को जितने ज्यादा पार्टिकल घेरे हुए हैं, इसका मतलब वॉइड्स उतनी ही कम आने वाली है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जिसका ज्यादा होगा उसकी संकुलन क्षमता भी ज्यादा होगी, ये बात आपको ध्यान रखनी है, और रिक्तिकाएं उसमें कम होंगी। तो क्वेश्चन बन सकता है अगर आपसे पूछा जाए HCP क्या नाम है इसका, HCP, H फॉर हेक्सागोनल, C फॉर क्लोज, P फॉर पैकिंग, षटकोणीय निविड़ संकुलन कहते हैं इसको। अगर आपसे पूछा जाए HCP और FCC में संकुलन क्षमता किसकी ज्यादा है, तो आप कहोगे किसी की भी नहीं, इक्वल है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेशन नंबर और इसके कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल हैं, इसलिए संकुलन क्षमता दोनों की बराबर आती है। कितनी आती है मैं बता देता हूँ, कैलकुलेट करके भी बताऊंगा आगे। इस समय मैं आपको बता देता हूँ, दोनों की संकुलन क्षमता 74% है। अब बताओ BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना था, BCC में कोऑर्डिनेशन नंबर था
सॉरी 8 था, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 था, तो इन दोनों से कम है ना बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर कम है तो संकुलन क्षमता भी कम होगी और रिक्तिकाएं ज्यादा होंगी। समझ रहे हो? अब मैं बता ही देता हूं, बीसीसी में भी जो संकुलन क्षमता होती है वो 68% होती है। देखो 74% किसकी है? एफसीसी और एचसीपी की। ये संकुलन क्षमता है। कैलकुलेट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। 68% किसकी है? बीसीसी की। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 12। अब मैं कहूं एससीसी की बात करता हूं, एससीसी की संकुलन क्षमता 52.36, टोटल इसको हम 52.4 लिख देते हैं, और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? आप अच्छे से जानते हो 6। तो आप देखो, ओ सॉरी, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8। ठीक है, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 8। तो बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर है 8, एफसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर और एससीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर है 12, और एससीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। ठीक है, अब आपको मैं बता देता हूं, कोऑर्डिनेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ रहा है संकुलन क्षमता भी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? इसकी 52.4% है, इसकी 68% है, और इसकी 74% है। कैलकुलेट करके बताऊंगा, बस एक आइडिया आपको मिल जाए। अब वॉइड्स की बात करते हैं, रिक्तिकाएं। भाई कोऑर्डिनेशन नंबर जितना ज्यादा होगा रिक्तिकाएं उतनी कम होगी। अगर इसकी 74% संकुलन क्षमता है तो 26% क्या हो जाएगी? वॉइड्स हो जाएगी। 68% है तो 32% क्या हो जाएगी? वॉइड्स हो जाएगी। 52.4 है तो 47.6 क्या हो जाएगी? वॉइड्स हो जाएगी। तो रिक्तिकाएं ज्यादा होंगी, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कम होगा। संकुलन क्षमता कम होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर कम होगा। तो मैं कह सकता हूं कोऑर्डिनेशन नंबर जब बढ़ेगा तो संकुलन क्षमता भी क्या होगी? बढ़ेगी। संकुलन क्षमता बढ़ेगी तो रिक्तिका क्या होगी? घटेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट डे पढ़ाऊंगा।